हेलो विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं मैं शिव वर्मा आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि रोज़ शाम को 7 बजे आपके अनसॉल्व्ड पेपर के सलूशन की क्लास प्रोवाइड की जाती है आप सभी को, जिसमें आप सभी लोगों का सम्मिलित होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि आप सभी लोग बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को हल करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को 2 सेटों को सॉल्व करा दिया है, उनका संपूर्ण सलूशन प्रोवाइड कर दिया है और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपने अगर क्लासों को छोड़ दिया तो आप कर सकते हो। आप क्लासों में बोर मत होइए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर कि आज मैं आपको कौन सा सेट हल कराने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको 2021 का पहला सेट सॉल्व करा दिया है, 2 सेट इसमें दिए गए थे। तो दूसरा सेट इसलिए नहीं सॉल्व कराया क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर 2021 में पेपर नहीं हुआ है तो हमारे में सेट नहीं दिया गया। इस वजह से मैंने 2021 का दूसरा सेट नहीं सॉल्व कराया, पहला सेट मैंने सॉल्व करा दिया। क्योंकि मैंने कराना शुरू कर दिया था तो मैंने 2021 का पहला सेट सॉल्व करा दिया। फिर मैंने 2022 का पहला सेट आपको संपूर्ण सलूशन प्रोवाइड कर दिया है, प्लेलिस्ट में आपको क्लासें मिल जाएंगी। और आज हम 2022 का तीसरा सेट आप सभी को सॉल्व कराने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों के जितने भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन और जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं आज की क्लास में पूरे जो है हम समाप्त कर देंगे। 2022 का दूसरा सेट है, कोड है FG, ठीक है। कोड से आप पता लगा सकते हो किसी भी प्रकाशन का अनसॉल्व्ड पेपर लिए हो, कोड अगर आप देख लेते हो तो पेपर आपको पूरा वही मिल जाएगा, किसी भी प्रकाशन का अनसॉल्व्ड पेपर हो, ठीक है। 2022 का दूसरा सेट है, कोड है FG। चलिए देखते हैं बिना समय को लॉस किए हुए। और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आपको लगातार एकदम बेस्ट क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इतना जरूर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। पहला खंड का पार्ट दिया गया है कि सदिशों वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B और वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A के बीच का कोण क्या होगा। आप सभी को पता है कि अगर 2 सदिश होते हैं, एक होता है वेक्टर A और एक होता है वेक्टर B, ये दोनों अगर सदिश होते हैं तो हम जानते हैं कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B जो होता है वो AB कॉस थीटा के बराबर होता है। यानी अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो 2 सदिशों का डॉट प्रोडक्ट और बटे में इनका ये परिमाण होता है। यहाँ पर मॉड A मॉड B होता है, मॉड वेक्टर A मॉड वेक्टर B, ये सूत्र होता है। तो ये दोनों सदिश हैं, इनके बीच का कोण निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, ये मान के चलिए वेक्टर A है तो ये आपको हो जाएगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B डॉट प्रोडक्ट है ना B के स्थान पर कितना है, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A। फिर बटे में इनका परिमाण यानी वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मॉड, ठीक, और मॉड वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A का। इसको सॉल्व कर लेते हैं और कोण निकाल लेते हैं। वेरी सिंपल। क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ठीक। वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A है, इसको लिख सकते हैं माइनस का वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। माइनस का वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, क्योंकि ये आपको पता है कि जब B से A को आगे लाते हैं थोड़ा सा तो इसकी दिशाएं जो होती है बदल जाती हैं, जिसकी वजह से चिन्ह आपका ऋण चिन्ह लग जाता है, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट है। और यहाँ पर देखिए वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B है ना, और यहाँ पर जब हम देखिए माइनस चिन्ह जैसे ही दिशाएं बदलेंगे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B करेंगे तो माइनस चिन्ह आपका लग जाएगा। लेकिन आपको पता है कि मॉड वेक्टर A की वैल्यू जो होती है वो वेक्टर A मॉड होती है, मतलब मॉड क्या करता है, ऋणात्मक चिन्ह को धनात्मक बना देता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आपका हो जाएगा, 2 चीज़ों का गुणा करेंगे तो माइनस चिन्ह माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस। लेकिन यहाँ पर हमने अभी आपको बताया कि चूंकि ऋणात्मक संख्या का जो मॉड होता है वो आपका धनात्मक हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मॉड का स्क्वायर, क्योंकि ये जो ऋणात्मक है ये धनात्मक हो जाएगा। फिर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का गुणा होल स्क्वायर बन जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी धनात्मक संख्या का जब मॉड निकालते हैं तो हमें वही धनात्मक संख्या मिलती है, यानी उसी धनात्मक संख्या का परिमाण मिलता है। तो ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू मॉड वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का होल स्क्वायर, और ये जो मॉड में इसको भी हम लिख सकते हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का होल स्क्वायर, क्योंकि मॉड वेक्टर A की वैल्यू जो होती है वेक्टर A के बराबर होती है। इससे ये चीज़ हम पूरा काट सकते हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा -1 और -1 होती है कॉस 180 डिग्री की वैल्यू। कॉस थीटा बराबर कॉस 180 डिग्री, यानी थीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा 180 डिग्री। इस क्वेश्चन का आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, पूरी बात समझ में आ गई है ना, ठीक, ओके। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो भाई।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन खा पार्ट की ओर। खा पार्ट देखो एकदम सिंपल तरीके से आपको हम सॉल्व कराएंगे, ज़्यादा जो है आप लोगों को इधर उधर घुमाएंगे नहीं। ठीक, देखिए इसमें दिया गया है कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है, और यहाँ पर ये बताया गया कि पूर्णांक x कामा वाई है ना, ये वास्तविक संख्याओं में विलांग करते हैं, और ये एक रिलेशन दिया गया है इस पर आधारित मॉड x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1, ये आपको रिलेशन दिया गया है। और जो यहाँ पर इसमें बताया गया कि पूर्णांकों का समुच्चय दिया गया है। अब कोई संख्या ले लेते हैं पूर्णांकों की, जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम x रख दें, देखो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, जब कोई संख्या स्वयं से संबंधित होती है, तो अगर x से संबंधित हो जाए, स्वतुल्य के लिए अगर हम बात करें, अगर x से संबंधित हो जाए तो कंडीशन हमारी निकलेगी मॉड x माइनस वाई के स्थान पर भी x रख देंगे लेस देन इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हो कि 0 लेस देन इक्वल टू 1 ये कंडीशन आपकी जो निकल के आई, अगर ये सत्य है तो सतुल्य होगा। ठीक, अगर सत्य नहीं तो सतुल्य नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि 0 से बड़ी है, एक जो है वो 0 से बड़ा है, क्योंकि एक की तरह मुंह खुला है, तो ये कंडीशन सत्य है, तो हम कहेंगे कि जो आपका यहाँ पर संबंध दिया गया था वो आपका सतुल्य होगा। अब सममित की परिभाषा मैंने हजारों बार आपको बता चुका हूँ कि सममित के लिए क्या होता है कि अगर x कामा वाई विलांग करता है दिए गए रिलेशन में, देखिए कंडीशन क्या थी कि x कामा वाई विलांग करता है दिए गए रिलेशन में, तो आपको रिलेशन दिया गया मॉड x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू, यही तो दिया गया। अगर x कामा वाई विलांग कर रहा है दिए गए रिलेशन में, तो जो कंडीशन दी गई पहले उसको लिखते हैं। अब क्या y कामा x भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर सकता है? क्या यहाँ पर जो आपको रिलेशन दिया गया है इससे हम ऐसा प्रूव कर सकते हैं कि y कामा x भी बिलोंग कर जाए दिए गए रिलेशन में, तो सममित हो जाएगा भाई। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मॉड माइनस कामा ले लेंगे y माइनस एक्स मॉड लेस देन इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं। और हमने कहा किसी ऋणात्मक संख्या का जो मॉड होता है वो धनात्मक होता है, तो y माइनस एक्स को लिखा जा सकता है। अभी मैंने ये बात आपको बताई कि मॉड के अंदर कोई ऋणात्मक संख्या उसको धनात्मक बनाया जा सकता है, तो ये y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। तो देख सकते हो कि जब x कामा वाई बिलोंग कर रहा था दिए गए रिलेशन में, तो कंडीशन थी x माइनस वाई का मॉड लेस देन इक्वल टू 1 था। अब इसी को मैंने y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 बना दिया। इसका मतलब ये क्लियर है कि y कामा x भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर गया, और बिलोंग कर गया इसका मतलब ये संबंध सम्मित हो गया भाई। अब बात आती है संक्रामक की। संक्रामक की अगर बात करें तो x कामा वाई अगर बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1, और y कामा जेड अगर बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो y माइनस जेड लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या इन दोनों कंडीशन से ऐसा निकल सकता है कि x माइनस जेड भी बिलोंग कर जाए दिए गए रिलेशन में? संक्रामक में आपको मैंने बताया था कि अगर x कामा वाई बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में और y कामा जेड बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो ये निश्चित x कामा जेड भी बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। अगर ये कंडीशन आपकी प्रूव हो जाती है तो संक्रामक हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक थे, अगर हम x का मान ले लें 3, y का मान ले लें 2 और z का मान ले लें 1, तो देखो भाई अगर हम यहाँ पर देखिए निकालते 3 से 3 घटाते तब तो ये कंडीशन आ जाती, 2 से 2 घटाते, किसी भी संख्या से किसी को घटाते तो ये कंडीशन आ जाती। सम्मित के लिए क्या करते, 3 से 2 को घटाते, ठीक है 3 से, चलिए पहले ही हम संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक में क्या करेंगे, x माइनस वाई निकालेंगे, तो 3 माइनस 2 निकालेंगे, इसका मॉड निकालेंगे लेस देन इक्वल टू 1, तो आप देख सकते हो 1 लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन आपके सत्य आ रही। फिर हम क्या करते, y माइनस जेड, एक्स माइनस वाई निकला है, y माइनस जेड, तो निकालेंगे 2 माइनस 1 फिर मॉड लेस देन 1, क्योंकि यही तो दिया गया था मॉड x माइनस वाई मॉड लेस देन 1। तो यहाँ पर देखिए 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 लेस देन 1, ये कंडीशन भी आपकी सत्य होगी। अगर ये दो कंडीशन सत्य होती हैं तो क्या x कामा जेड भी वाला सत्य होता है? देखिए भाई अब x के स्थान पर 3 है और z के स्थान पर 1, तो लिखेंगे मॉड 3 माइनस जेड के स्थान पर 1 लेस देन इक्वल टू 1। 3 से 1 जाएगा, कितना आएगा 2, 2 लेस देन 1। क्या आप बताइए 2 जो है वो 1 से छोटा है, 2 जो है वो देखिए 1 इसमें बड़ा है, 2 छोटा है, 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है? आप बताइए, 2 बड़ा है ना, तो मुंह इधर की ओर होना चाहिए जबकि मुंह उधर की ओर है कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी ये कंडीशन इस पर लागू नहीं होती है, यानी संक्रामक नहीं हो रहा है, एक्स माइनस जेड नहीं बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में, इस वजह से ये संबंध आपका संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। मेरी बात को समझ में आई कि नहीं समझ में आई? उम्मीद है कि समझ में आ गई, 1 नंबर की बात थी, इस तरीके से आपको समझनी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई, ये स्वतुल्य है, सम्मित है, किंतु संक्रामक नहीं, ऑप्शन नंबर 1 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो भाई, और थोड़ा क्लास में समय देने का प्रयास कीजिए, ठीक है, समय बहुत मूल्यवान है, एक बार चला जाता है दोबारा नहीं आता है लौट करके, तो इस समय का सदुपयोग कीजिए जिससे बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे अंक आए। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए भाई।
और कोई चीज़ अगर मान लीजिए कम समझ में आती है तो एक बार वीडियो को भी बाद में क्लास खत्म हो जाने के बाद आप दोबारा देख सकते हो, एक बार रिवाइज कीजिएगा। हो सकता है कि कोई बात मेरे मुंह से जल्दी में निकल जाएगी हो और आपको ना समझ में आई तो आप बाद में उसको देख सकते हो, ठीक। और बाद में देखोगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी भाई। समझ गए हो कि नहीं समझ रहे हो? ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है और लगातार आप अगर अनसॉल्व पेपर हमारी क्लास से ले रहे हो तो आपको अभी देखना पेपर एकदम आसान लगने लगेगा, बोर्ड पेपर कोई भी आ जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पहले का गा पार्ट। गा में एक दिया गया है फलन है एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोला जा रहा है कि परिभाषित जो फलन है एफ सच दैट रियल टू रियल, ऐसे दिया गया है कि जो फलन है सच दैट रियल टू रियल। इसका मतलब मैंने कई बार बताया कि जो फलन का प्रांत है वो एक वास्तविक संख्या से आएगा और जो सह प्रांत है वो भी एक वास्तविक संख्या से आएगा। तो चलिए इसके लिए एक हम प्रांत बनाते हैं और एक बनाते हैं सह प्रांत, ठीक। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं और इसमें क्या है भाई, वास्तविक संख्या है, थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, बना नहीं। देखिए प्रांत में एक माइनस एक, एक दो माइनस दो, तीन माइनस तीन, चार माइनस चार, इसमें भी लिख लेते हैं माइनस एक एक, है ना, और दो माइनस दो, तीन माइनस तीन, चार माइनस चार, ऐसे लिख लेते हैं। अब आपको देखिए मैपिंग कराना है यहाँ पर कैसे। एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर एक्स के स्थान पर -1 रख दें तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा 1 1 2, यानी -1 का जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2 बनेगा। क्लियर है? नहीं, यहाँ पर सॉरी 2 दिया गया था, ठीक है, ओके 2 दिया गया था, थोड़ा सा दिक्कत हुई तो -1 का जो मान आएगा, प्रतिबिंब आएगा, वो आपका 3 आएगा। देखिए -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, तो -1 का प्रतिबिंब कितना बना 3। और जब हम 1 ले रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, यानी 1 लेने पर भी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आपका 3 ही बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर हम 2 ले लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 है ना, और 4 2 कितना हो जाएगा 6, यानी 5, यहाँ पर कहीं आगे 6 भी होगा, तो 2 का जो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा वो 6 बनेगा। और अगर -2 ले रहे हैं, इसमें -2 का मान रख रहे हैं, -2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 2 कितना हो जाएगा 6, -2 का जो प्रतिबिंब है वो भी आपका 6 ही बन रहा है। और एकाकी की परिभाषा आपने पढ़ी है कि एक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए, तो यहाँ पर तो 2 अवयव का एक प्रतिबिंब है, तो ये एक तो कंडीशन एकदम क्लियर हो गई कि जो ये फलन है ये एकाकी तो भैया कदापि नहीं है। एकाकी होता तो एक फलन का एक ही अवयव होता। आच्छादक में क्या बताया गया कि जो सह प्रांत है वो परिसर के बराबर होना चाहिए, यानी इसके अंदर उपस्थित प्रत्येक एलिमेंट का अवयव होना, ये प्रतिबिंब अवयव होना चाहिए इधर के अवयव का, ठीक है ना, इसमें कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। आप देख रहे हो मैंने पहले से ही 1 1 और 2 को लिया है, तो इसमें इतने अवयव आपके खाली रह गए जो कि किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। मतलब यहाँ पर आप कहोगे कि जो आपका सह प्रांत है, ठीक है, सह प्रांत है वो परिसर के बराबर नहीं है। परिसर का मतलब जो प्रतिबिंब अवयव का समुच्चय होता है वो परिसर होता है, और सह प्रांत परिसर के बराबर होता है। सह प्रांत का मतलब जो भी सेकंड वाले आपके समुच्चय में अवयव हैं, ये सारे अवयव इस समुच्चय ए के किसी न किसी का प्रतिबिंब होना अनिवार्य है, तब ये कंडीशन आएगी कि सह प्रांत परिसर के बराबर है। और अगर सह प्रांत परिसर के बराबर नहीं होता है तो फलन आच्छादक भी नहीं होता है। आच्छादक का मतलब है सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब अवयव होना चाहिए सेट ए का, जो कि नहीं है। आप देख पा रहे हो कितने अवयव खाली रह रहे हैं, तो ये आच्छादक भी नहीं है। हाँ, लेकिन 2 का एक प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब बहुएकाकी हम मान सकते हैं। यहाँ पर जैसे दिया गया था कि एकाकी और आच्छादक, ना ये एकाकी है और ना आच्छादक है, फिर बहुएकाकी और आच्छादक, आच्छादक नहीं बहुएकाकी तो है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एकाकी किंतु आच्छादक नहीं, ना एकाकी है आच्छादक तो नहीं है, लेकिन एकाकी बोला तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है ना तो एकाकी और ना ही आच्छादक, हाँ ना ये एकाकी ना आच्छादक, चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, घा पार्ट की ओर। इसमें लिखा है घा पार्ट में, देखिए घा पार्ट में दिया गया कि समाकलन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स, इसका समाकलन कीजिए। खंडशः समाकलन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम सेकंड मानते हैं आइलेट सूत्र के अकॉर्डिंग, आप सभी को पता है आइलेट सूत्र में एक्सपोनेंशियल चरघातांकी फिर लास्ट में होता है, इसको सेकंड मानेंगे। अलजेब्रिक फंक्शन एक्स यह फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट छोड़ते हैं, सेकंड वाले का समाकलन करते हैं, सूत्र होता है खंडशः का, फिर माइनस लगाते हैं, समाकलन के चिन्ह के अंतर्गत अवकलन करते हैं फर्स्ट फलन का, इंटू में समाकलन करते हैं ई की पावर एक्स का, फिर जो आएगा उसका अगेन हम क्या कर देंगे भाई, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स समाकलन कर दे देंगे। एक्स ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 और ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स, फिर इसका अगेन समाकलन कर देंगे।
एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कम ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का समाकलन करेंगे तो ई की पावर एक्स ही आएगा। ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस वन हो जाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, एक्स माइनस वन ई की पावर एक्स, ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट है अंगा पार्ट। अंगा पार्ट में बोला गया है कि अवकल समीकरण दी गई है 3x² और d2y अपान में dx² और माइनस का 2dy/dx और दिया गया है प्लस का y = 0। कोड क्या है? कोड में था अवकलज, अधिकतम अवकलज कितनी बार किया गया है आप देख पा रहे हो, d2y/dx² 2 बार अधिकतम जो है अवकलज है, तो इसका मतलब इसकी जो कोटि हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। घात की बात करें तो यहाँ पर घात आपकी कितनी हो जाएगी 1, जो अधिकतम अवकलज है इसकी पावर को लेते हैं तो इसकी पावर 1 है तो इसकी घात 1 हो जाएगी। कोटि आपकी हो गई 2। इस तरीके से आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं दूसरे खंड की ओर। देखिए समय लगे तो लगे, लेकिन आप सभी लोग अगर अच्छे से समझ लिए तो अगला सेट आपके लिए आसान हो जाता है। देखिए यहाँ पर दिया गया दूसरे का पार्ट। दूसरे के का पार्ट में दिया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ पर ABCD मैंने निर्माण कर लिया, ABCD हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है। आपको सिद्ध करना है कि जो AC वेक्टर है और माइनस जो BD वेक्टर है उसका मान जो है वो 2AB वेक्टर के बराबर है। ये चीज़ प्रश्न में सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाले पर ध्यान दीजिए, जो सिद्ध करना है उस पर फोकस कीजिए और LHS लेकर चलिए, RHS आ जाएगा। देखिए AC वेक्टर लिखा है, यानी A को C से मिलाना है, इसकी दिशा इधर की ओर होगी। BD वेक्टर का मतलब जो है B से D की ओर जाना है, तो इसकी दिशा इधर की ओर हो जाएगी। अब सबसे पहले आप त्रिभुज ले लीजिए। देखिए AC वेक्टर किस में मिलेगा? AC वेक्टर मिलेगा ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी। तो आप ABC त्रिभुज ABC में आप निकालिए AC वेक्टर का मान। AC वेक्टर का मान निकालना है तो AB प्लस BC के योग से प्राप्त होगा, तो AB वेक्टर और प्लस BC वेक्टर, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद हमें निकालना है BD वेक्टर। LHS में आप देख सकते हो BD, तो BD का अगर मान निकालना तो BCD त्रिभुज ले लेंगे, इसी से लगा हुआ त्रिभुज BCD में हम BD वेक्टर का मान निकालेंगे। तो जो BD वेक्टर का मान निकलेगा वो BC और CD के योग से प्राप्त होगा, तो BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। और समीकरण 1 को 2 से भाई घटा देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर AC से BD को घटाया गया है। जो प्रूव करना उसी के अकॉर्डिंग तो भाई चलेंगे हम। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमें LHS के अकॉर्डिंग AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर का मान निकालना है। तब समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 है AC वेक्टर और समीकरण 2 है BD वेक्टर। LHS से LHS को घटाएंगे, RHS को RHS से घटाएंगे। AC का मान था AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, इससे घटाएंगे इसको BC वेक्टर को और माइनस ये जाएगा अंदर भी, तो ये आपका जाएगा CD वेक्टर। ये आप देख सकते हो BC से BC आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मान मिल जाएगा AB वेक्टर और प्लस यहाँ पर देखिए CD वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, माइनस लगा माइनस लगाएंगे, जो CD वेक्टर है वो आपका BA वेक्टर के बराबर है, तो आप लिख सकते हो BA वेक्टर। अब देख सकते हो चित्र में CD वेक्टर BA वेक्टर के बराबर है। और आपको पता है कि अगर हम BA को AB वेक्टर लिखेंगे तो AB वेक्टर लिखने पर दिशा बदल जाएगी, तो चिन्ह काहे का लग जाएगा? माइनस का लग जाएगा। अब ये हो गया AB वेक्टर और माइनस माइनस का गुणा हो गया प्लस, ये हो गया AB वेक्टर। आप देख सकते हो AB वेक्टर कितना हो जाएगा? 2AB वेक्टर। ये मैं क्या निकाल रहा था? मैं निकाला था AC माइनस BD का मान, और यही चीज़ इस प्रश्न में यहाँ पर क्या करनी थी भाई? प्रूफ करनी थी, जो कि प्रूव्ड हो चुकी है बहुत ही सरल तरीके से। बिना समय को लॉस किए हुए बढ़ते हैं खा पार्ट की ओर। खा पार्ट में क्या दिया गया है भाई? दिया गया है cot इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान निकालिए भाई। क्या निकालना? मुख्य मान। तो ऐसे निकालेंगे भाई, cot इनवर्स -1/√3 कितने की वैल्यू होती है भाई? cot कितने की वैल्यू होती है? cot 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो cot 60 डिग्री को लिखते हैं cot π/3, मैंने लिख दिया। cot इनवर्स माइनस cot थीटा क्या होता है? cot 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस cot थीटा होता है।
तो देखिए थीटा के स्थान पर π/3 था, 180 माइनस मैंने π/3 कर दिया। अब कॉट इनवर्स कॉट थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर। थीटा के स्थान पर यहाँ पर पाई माइनस π/3 है, इसको हल करेंगे 3 पाई माइनस पाई यानी 2π/3। इसका जो मुख्य मान आ जाएगा वो 2π/3 आ जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गा पार्ट की ओर। अरे गा पार्ट तो ऐसे ही करा देते हैं। देखिए भाई गा पार्ट में ये बोला गया है कि जो f(x) बराबर एक फलन दिया गया है साइन x², 1 नंबर का क्वेश्चन है, एक सतत फलन है। इसको LHL और RHL निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए इस साइन x² में अगर हम यहाँ पर मान लें कि जो x² है हमारा, यानी अगर हम hx को मान लें, x² थोड़ा अलग कर लें और gx को मान लें हम साइन x, ठीक, जहाँ x का मान x²। तो आपको पता है कि जो x² है वो क्या है? एक बहुपदी फलन है, और प्रत्येक बहुपदी फलन जो होता है वो क्या होता है भाई? सतत होता है। तो x² यहाँ पर क्या होगा? सतत होगा, क्योंकि x² क्या है? बहुपदी फलन है। और बात करें gx, ये जो साइन x है, ठीक है, जो साइन x है, ठीक, यानी gx की अगर बात करें तो ये आपका क्या है? ये एक आपका जया फलन है। कैसा फलन है? जया। साइन को जया बोलते हैं ना, और जया फलन जितने होते हैं आपके वो क्या होते हैं भाई? सतत होते हैं। तो साइन x भी क्या हो जाएगा आपका? सतत हो जाएगा। अब जब साइन x सतत है और x² सतत है तो साइन और x² मतलब इन दोनों का कंपोजिशन, संयोजन क्या एक सतत फलन नहीं होगा? होगा। तो आप लिखोगे इसलिए जो साइन x² होगा वो भी क्या होगा? एक सतत फलन होगा। क्लियर? एक लाइन का क्वेश्चन था 1 नंबर में, बस आपको समझना था भाई, इनकी प्रमेय आनी जरूरी थी यहाँ पर। बस अगर दो फलन क्या है? सतत हैं, कंटिन्यूअस हैं, तो उनका संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो होता है वो भी एक सतत फलन होता है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से सततता में अवकलनीयता चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक, चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाई अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक बक्से में 7 पीली और 8 लाल साड़ियाँ हैं। एक बक्से में अगर कुल साड़ियों की संख्या की बात करें, कुल साड़ियाँ एक में 7 है, एक में 8, टोटल आपकी 15 साड़ियाँ हैं। ठीक, और 7 जो हैं वो पीली है और 8 लाल हैं। अब बोला जा रहा है कि एक ही साड़ी यादृच्छा निकाली जाती है, उसके लाल होने की प्रायिकता आपको निकालना है। लाल होने की प्रायिकता। अच्छा, प्रायिकता बराबर सबसे बेसिक सूत्र क्या होता है? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम और बटे में क्या होता है भाई? कुल परिणाम। तो बटे में लिख दिया हमने कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब ये है जो परिणाम घटित होने की संभावना हो। जैसे इन्होंने कहा कि लाल होने की प्रायिकता, तो लाल हैं कितने बताइए? लाल यहाँ पर है आपकी 8 साड़ियाँ, तो लाल 8 तरीके से निकल सकते हैं, तो अनुकूल परिणाम 8 हो गए। और कुल परिणाम कितने थे? 8 7 मिला के 15 थे, तो 8/15 जो हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी? लाल होने की प्रायिकता। अगर यहीं पर प्रश्न में पूछा जाता है पीली रंग होने की प्रायिकता, तो पीली कितने थे भाई? 7, तो अनुकूल परिणाम 7 हो जाते, तो 7/15 कर देते। बात समझ में कि नहीं? ये सबसे नॉर्मल क्वेश्चन था प्रायिकता का। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन अंगा पार्ट। ठीक, अंगा पार्ट में देखते हैं, इसको थोड़ा रफ ही करना पड़ेगा, इधर प्रश्न उतार देते हैं बस। यहाँ पर बोला गया है कि a का मान जो दिया गया है वो 1 2 3 दिया गया है, और 3 2 1 दिया गया है, 2 3 1, और b का मान दिया गया है सारणी में 3 -1 3 और -1 0 और 2। ये क्या दिया गया है? 2 अवयवों का मान दिया गया है, a और b अवयव का मान। अब इसमें पूछा जा रहा है एक समीकरण बना करके कि 2a - b का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है ना, 2a - b का मान। चलिए भाई, 2a का मतलब क्या होता है भाई? जैसे a अवयव का मान दिया गया है, तो 2a - b का मान निकालना है। तो 2a का मतलब अवयव a के सारे अवयवों को 2 से गुणा कर देना। तो एक कम कितना हो जाएगा? 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, और 2 का गुणा 3 से 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 कम 2। इससे क्या करेंगे? b अवयव के अवयवों को घटाएंगे, 3 -1 3 -1 0 2। चलिए घटा देते हैं भाई, घटाते हैं तो संगत अवयव से वही अवयव घटेगा, है ना। 2 से 3 को माइनस करेंगे, -1 आएगा। 4 से देखिए माइनस का पूरा प्लस हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा? 5। 6 से 3 को घटाएंगे 3 बचेगा। 4 से 1 माइनस प्लस हो जाएगा 5, और 6 से 0 को घटाएंगे 6, 5 से 2 को घटाएंगे 2 से 2 को घटाएंगे 0। इस तरीके से हमें इसका मान मिल गया, बहुत ही आसान तरीके से।
तो खंड बी भी हमारा खत्म होता है, यानी दूसरा खंड भी खत्म होता है। अब बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर। बोर मत होइएगा, क्लास चाहे 30 मिनट जाए चाहे 40 मिनट जाए, हमसे इसे नहीं मतलब मेरा टारगेट है कि 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले प्रश्न आज की क्लास में ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में 5 नंबर वाले, फिर अगले क्लास में 8 नंबर वाले, ठीक है ना। चलिए भाई इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन होगा तीसरे का पार्ट। तीसरे के का पार्ट में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि यदि, ध्यान दीजिएगा, e की पावर y ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स इक्वल टू बोला जा रहा है कि 1, तो आपको ये दर्शाना है कि जो d2y अपान में dx स्क्वायर का मान है वो dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के बराबर, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। मस्त क्वेश्चन है। क्या करोगे, देखिए इसमें सबसे आसान 1 प्लस एक्स को एक तरफ रखो, e की पावर y जाएगा 1 के बटे में e की पावर y, 1 प्लस एक्स बराबर इसको ले सकते हो e की पावर माइनस वाई, e की पावर y है ऊपर जाएगा e की पावर माइनस वाई। अब आप x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दीजिए, तभी आपको dy बाई डी एक्स मिलेगा। तो जब अवकलन करोगे तो देखिए 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा, और e की पावर माइनस वाई का माइनस e की पावर y हो जाएगा, y का अगेन करेंगे dy बाई डी एक्स। ई की पावर माइनस वाई का ई की पावर माइनस वाई होगा, और माइनस वाई का अगेन करेंगे तो माइनस डी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालेंगे बच्चा भैया देखो, तो ये आपका माइनस ई की पावर माइनस वाई 1 के बट्टे में आएगा, तो 1 के बट्टे में आ गया माइनस ई की पावर माइनस वाई। अब ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई की पावर वाई माइनस वाई ऊपर जाएगा तो ई की पावर प्लस वाई हो जाएगा। अब अगेन पुनः जो इसका x के रिस्पेक्ट में जब अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का कितना हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अवकलन तो दोबारा करेंगे, और e की पावर y का करेंगे तो e की पावर y का अवकलन e की पावर y ही तो होगा, तो हम e की पावर y का करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर y। ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड, माइनस लगा, माइनस लगाएंगे, e की पावर y का e की पावर y अगेन हो जाएगा, और y का अगेन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए हो जाएगा डी टू वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर और माइनस, देखिए यहाँ पर देखिए e की पावर सॉरी अगर ब्रैकेट को हटा दें तो ध्यान से देख सकते हो माइनस e की पावर y के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, इसको समीकरण अगर एक मान लें डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस e की पावर y के स्थान पर हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स एक और है, इसका गुणा करेंगे तो डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। लिख देना समीकरण एक से मैंने क्या किया, माइनस e की पावर y का मान रख दिया है बस, ठीक है ना। यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी जो कि प्रूफ हो चुकी है बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरे का खा पार्ट। किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है और बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। इस दौड़ को ए और बी में कोई न जीत पाया, इसकी प्रायिकता क्या है। पहली बात तो आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर जो ए और बी दो घटनाएं, ये कैसी घटनाएं, ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक, अब इन्होंने कहा है कि ए और बी के जीतने की प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दिया गया है 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4। ठीक, इन्होंने ये कहा है कि कोई ना जीत पाए, कोई ना जीत पाए, ना यही जीत पाए ना यही जीत पाए, मतलब पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान निकालना है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है पी ए डैश गुणे में पी बी डैश के बराबर होता है। ठीक, अब डैश क्या होता है, आपने छोटी क्लासों में जब प्रोबेबिलिटी कक्षा 10 में पढ़ा होगा तो आराम से जानते हो, ना घटने की प्रायिकता। तो देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस घटने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि आपको घटने की प्रायिकता दी गई और ये ना घटने की प्रायिकता है, और गुणे में प्रोबेबिलिटी, इसको भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी घटने की प्रायिकता। अब चलिए मान रख देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान निकालेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब घटना ए के घटित होने की प्रायिकता कितनी है, 1/3। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी यानी घटना बी के घटने की प्रायिकता 1/4। चलिए प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, 3 × 3 3 से एक जाएगा 2/3 और गुणे में 4 × 4 4 से एक जाएगा 3/4, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का जो मान हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा, जो कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सरल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है। अगला क्वेश्चन भाई गा पार्ट है, इसको भी देख लेते हैं इसी वक्त, है ना।
देखिए थोड़ा समय लगेगा लेकिन क्वेश्चन भी ज़्यादा से ज़्यादा आज की क्लास में हो जाएंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि उस रेखा की दिक् को ज्यां ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई और जेड अक्षों से समान कोण बनाती हैं। माना, देखिए इसमें क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना वह रेखा जो है एक्स वाई जेड अक्षों से समान जो है क्या बनाती हैं, कोण बनाती हैं। तो मान लेते हैं कि जो एल एम और एन दिक् को ज्यां हैं वो समान कोण बनाती हैं, तो कॉस थीटा हो गया तीनों के बराबर। और आप सभी लोगों ने यहाँ पर प्रमेय में पढ़ी है, त्रिभुज ज्यामिति में सबसे पहले ही पढ़ा होगा शुरुआत में, तीनों का स्क्वायर जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो एल का मान रख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, एम का मान भी कॉस स्क्वायर थीटा क्योंकि समान कोण बनाती है, और एन का मान भी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये प्रमेय होती है, इस प्रमेय में मान रख दिया। तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। तो कॉस थीटा बराबर स्क्वायर उधर जाएगा 1/√3, अंडर रूट लगता है तो प्लस माइनस चिन्ह लग जाता है। एल एम एन क्या थी, दिक् को ज्यां थी, तो एल की भी दिक् को ज्यां प्लस माइनस 1/√3, एन की भी एम की भी सबकी वही आएगी क्योंकि तीनों का मान कॉस थीटा था। तो जो दिक् को ज्यां हो जाएंगी वो प्लस माइनस 1/√3 हो जाएंगी, तीनों का मान, एल का मान भी, एम का मान भी, एन का मान भी। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब बोला गया घा पार्ट, मस्त क्वेश्चन भाई। घा पार्ट में बोला गया कि 3 सदिश दिए गए हैं, 2i कैप माइनस का i कैप माइनस 4j कैप, फिर कामा लगा है माइनस i कैप प्लस 4j कैप, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक त्रिभुज के जो स्थित सदिश दिए गए हैं, स्थित सदिश को OA वेक्टर से लिखेंगे, पहला जो दिया गया उसको लिख लेंगे 2i कैप, और जो दूसरा स्थित सदिश है OB वेक्टर वो आपको दिया गया है माइनस का i कैप माइनस का 4j कैप, और जो तीसरा स्थित सदिश दिया गया है OC वेक्टर वो दिया गया माइनस का i कैप और उसके बाद प्लस का 4j कैप। अब इसमें बताया गया कि बताइए कि ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज को निरूपित करते हैं। तो हम पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है अगर हम यहाँ पर AB वेक्टर का मान निकालेंगे तो OB वेक्टर माइनस का OA वेक्टर सूत्र होता है, मतलब B से A को घटाते हैं तो मतलब पीछे से घटाते हैं, OB यानी B का स्थित सदिश माइनस A का स्थित सदिश, यह तो सूत्र होता है। तो AB वेक्टर बराबर OB वेक्टर की वैल्यू कितनी है, माइनस का i कैप माइनस का 4j कैप माइनस OA वेक्टर की वैल्यू कितनी है 2i कैप, माइनस 2i कैप माइनस i कैप माइनस का 3i कैप और माइनस का 4j कैप। ये AB वेक्टर की वैल्यू आ गई। और यहाँ पर इसी वक्त इसका हम परिमाण भी निकाल लेंगे, AB वेक्टर का मान भी निकाल लेंगे। तो अंडर रूट i के गुणांक का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और j के गुणांक का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट 25 यानी 5 आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का 5 मान आ जाएगा। फिर दूसरी भुजा निकालेंगे BC वेक्टर जो कि OC का मतलब C का स्थित सदिश माइनस B का स्थित सदिश, OC माइनस OB। अब देखिए OC से OB को घटाओगे, माइनस I से I को घटाओगे 0 हो जाएगा पहली बात, और 4j से आप इसको घटाओगे, पहली बात तो देखिए जब इससे इसको घटाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो i कैप प्लस i कैप माइनस का i कैप और प्लस का i कैप 0 हो जाएगा, और इससे इसको घटाओगे तो प्लस का हो जाएगा 4j कैप कितना हो जाएगा 8j कैप हो जाएगा। तो BC वेक्टर का जब मान निकालेंगे तो अंडर रूट 8 जो j है उसी का गुणांक का स्क्वायर करेंगे, 64 आएगा जिसका मान 8 के बराबर आएगा। दो भुजाएं अभी बराबर नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए दो भुजाओं का बराबर होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, फिर इसके बाद CA वेक्टर निकालेंगे। CA वेक्टर का मतलब जो A है उसका स्थित सदिश माइनस जो C पॉइंट है उसका स्थित सदिश। तो A का स्थित सदिश आप देख सकते हो 2i कैप है, और 2i कैप से हम क्या करेंगे इसको घटाएंगे, तो 2i कैप से इसको घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 3i कैप, और उसके बाद घटाएंगे तो माइनस का 4j कैप हो जाएगा। ठीक है ना। अब CA वेक्टर का यहाँ पर हम मॉड निकालेंगे। आप मॉड निकालना जानते हो, i के गुणांक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का गुणांक का स्क्वायर में 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 आ जाएगा, और 25 का मान कितना होता है 5। आप देख सकते हो कि जो AB का मान मैंने निकाला और जो CA वेक्टर का मान निकाला, ये त्रिभुज की दो भुजाएं हैं जिनका मान बराबर आया है 5 आया है, इसलिए यहाँ पर ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर आ रही। बताइए बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो भाई लाइक कर दिया करो। आप सभी लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप सब लोग इतना जरूर कर सकते हो। अब देखिए भाई 2 नंबर वाले और क्वेश्चन बचे। क्वेश्चन नंबर 4 में
2 नंबर वाला भी प्रश्न बचा हुआ है, 1 2 3 4, इसको भी सॉल्व करा देंगे तभी आपको जाना है, ठीक है, जिससे कल जो है 1 2 नंबर वालों का कोई लफड़ा ना रह जाए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा वो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 होगा, मॉडल प्रश्न पत्र का। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला जा रहा है कि यदि, देखिए 4 के का पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि यदि वेक्टर ए बराबर दिया गया है 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 2k कैप, ये दिया गया है, और वेक्टर बी का मान दिया गया है, कितना दिया गया है i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप। तो यहाँ पर बोला गया है इन दोनों सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। कैसे निकालते हैं, i j k लिखते हैं, फिर i के गुणांक का स्क्वायर 2, j के गुणांक का स्क्वायर 3, k के गुणांक का स्क्वायर 2, फिर i के गुणांक का स्क्वायर 1 2 1। चलिए a क्रॉस b का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले i कैप लिखते हैं, i कैप वेक्टर, फिर i जो है इस कॉलम में इस रो में इसको छोड़ देते हैं, 3 1 कम 3 माइनस 2 दूनी 4, फिर माइनस लगाते हैं, अल्टरनेट चिन्ह के साथ चलते हैं, j हमारा इस कॉलम में है, 2 1 कम 2 माइनस 2 1 कम 2, फिर प्लस k कैप आ जाते हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक। अब k वाला कॉलम छोड़ेंगे हम तो 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा, माइनस 3 1 कम 3 हो जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की जो वैल्यू आ जाएगी, 3 से 1 4 जाएगा तो माइनस का i कैप बच जाएगा, 2 से 2 जाएगा 0, माइनस का 0 j वेक्टर हो जाएगा, 4 से 1 जाएगा प्लस का 1 k वेक्टर हो जाएगा, मतलब इसका मान माइनस का i कैप प्लस का k कैप। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणांक तो 0 है भाई, ठीक है ना, समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं, खा पार्ट में क्या दिया गया है, खा पार्ट में दिया गया है ए आव्यूह का मान दिया गया है जिसमें अवयव 6 9 2 3 है, और बी आव्यूह का मान दिया गया है 2 5 0 और 7 8 9। बोला गया कि ए बी का मान निकालिए, तो ए आव्यूह का मान लिखते हैं 6 9 2 3 और बी आव्यूह का मान लिखते हैं 2 5 0 7 8 9। दो आव्यूहों का गुणनफल करना तो आप सभी लोग जानते ही हो, यहाँ रो खींचेंगे फिर बारी बारी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों कॉलम से। तो चलिए ज्ञात करते हैं, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और 9 7 कितना हो जाएगा 63। फिर इस रो का इस कॉलम से करेंगे, 6 पंचे 30 और 8 9 72, फिर 6 शून्य शून्य और 9 9 81। तो मैंने पहली रो का तीनों कॉलम से बारी बारी कर लिया। अब आ जाएंगे दूसरी रो पर और दूसरी रो का तीनों कॉलम से कहेंगे, 2 दूनी 4 3 सत्ते 21 2 पंची 10 8 त्रिक 24 2 शून्य शून्य 3 9 27। जोड़ के आप लिख सकते हो, तो ए बी का मान मिल जाएगा 3 2 5 6 1 7 2 7 3 10 102 81 और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा आपका 27। इस तरीके से यहाँ पर आपको ए बी का मान मिल चुका है। स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये खा पार्ट था, चौथे का खा पार्ट। अब 2 पार्ट और बचे हैं, गा और घा, ठीक है ना। चलिए गा और घा को भी देख लेते हैं और उसके बाद आज की क्लास को हम ख़त्म करेंगे। और क्लास कैसी लगी भाई आज की, मस्त लगी कि नहीं लगी, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए उनके लिए अनसॉल्व पेपर ज़्यादा आसान हो गया होगा जो लोग अनसॉल्व की लगातार क्लासें देख रहे हैं। देखिए आप लगातार 2-3 अनसॉल्व पेपर की दो अनसॉल्व पेपर हल करोगे, फिर तीसरा चौथा धीरे धीरे सब आसान लगने लगता है। देखिए इसमें आपका अगला है गा, किसका भाई, चौथे का गा। बोला गया है कि समाकलन कीजिए लॉग एक्स का। लॉग एक्स का समाकलन तो वैसे ही याद रखना चाहिए, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करके खंडसा समाकलन लगाते हैं। इसको सेकंड मानते हैं और इसको फर्स्ट मानते हैं। तो खंडसा समाकलन का सूत्र होता है, पहले लॉग इसको छोड़ेंगे फर्स्ट वाले को, सेकंड वाला हमारा 1 है, 1 का समाकलन करेंगे माइनस अवकलन करेंगे फर्स्ट का यानी लॉग एक्स का, और इंटू में समाकलन करेंगे सेकंड का, फिर जो आएगा उसका अगेन समाकलन करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा लॉग एक्स और 1 का समाकलन एक्स माइनस लॉग एक्स का अवकलन 1/x,
और 1 dx समाकलन x हो जाएगा, फिर जो आएगा उसका अगेन समाकलन करेंगे, x कैंसिल होगा तो ये आपका हो जाएगा log x log x माइनस dx का समाकलन x हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा log x माइनस का 1। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। घा पार्ट की ओर बढ़ते हैं। घा पार्ट में बोला गया है कि साइन x की पावर cos x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। जिसका अवकल गुणांक ज्ञात करना उसको y के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि फलन की पावर फलन दिया गया है। जब फलन की पावर फलन दिया होता है तो हम log लेकर उसका अवकलन करते हैं, तो लिखेंगे log लेने पर log लेंगे तो log y इक्वल टू फलन आगे आ जाएगा cos x और ये आपका हो जाएगा log sin x। log जब लेते हैं तो आपका जो घात होती है वो आगे आ जाती है। अब अवकलन कर देंगे हम, ठीक। तो log y का अवकलन हो जाएगा 1/y, y का अगेन करेंगे dy/dx। cos x छूटेगा हमारा पहले प्रथम, फिर log sin x का करेंगे तो 1/sin x हो जाएगा और sin x का अगेन करेंगे तो cos x हो जाएगा। अवकलन करना जानते हो, log sin x का करेंगे 1/sin x और sin x का अगेन करेंगे cos x, फिर प्लस लगाते हैं और log sin x यानी सेकेंड फंक्शन को छोड़ते हैं और फर्स्ट यानी cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस का sin x हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। dy/dx बराबर ये y उधर जाएगा गुणे में, cos x बटे sin x आपका हो जाएगा cot x और इंटू में आपका हो जाएगा cos x माइनस ये आपका हो जाएगा sin x है ना, sin x और इंटू में log sin x। अब y किसके बराबर आपने माना था, sin x की पावर cos x को, तो ये आपका dy/dx बराबर आ जाएगा sin x की होल पावर cos x और जो आपका ब्रैकेट में यहाँ पर है उसको वैसे उतार लीजिए। ये इस तरीके से इसका अवकल गुणांक मिल गया। ये एक फलन की पावर फलन वाला फंक्शन था, इस वजह से हमें log लेकर के इसका अवकलन करना पड़ा, ठीक। लगभग की अवकलन आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा। और आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, जितने भी 1 नंबर वाले के क्वेश्चन थे और जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे उनको सारे क्वेश्चनों को आज की क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया है और उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम 5 नंबर वाले प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।